हाँ, आज हम लोग जो बात करेंगे बच्चे वो है हमारा क्रोमोसोमल थियरी ऑफ म्यूजिक। ठीक है। अब ये कहानी आपने पता की है, आपको मालूम है कि 1865 में मेंडल ने अपने वर्क को क्या किया बेटा, पब्लिश किया था। ठीक है। बट 1900 तक उनके काम को न सराहा गया न उसकी तरफ ध्यान दिया गया, क्योंकि उस वक्त आपको बहुत सारी चीजें पता है कि उस वक्त डार्विन साहब भी आए हुए थे। और उसी वक्त जो है आपका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इजी नहीं था, बहुत सारे फैक्टर्स थे जो ये सारी बातें थी। ठीक है। और मेंडल के साथ जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक किया था, उन्होंने जो जीन्स एंड फैक्टर्स की बात की थी उसको कोई फिजिकल प्रूफ वो नहीं दे पाए। ये सारी कहानी पता। ठीक है। ये देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स और से व्हाट दे वर मेड ऑफ, या वो किससे बने हुए हैं। तो अपनी एनसीईआरटी खोल कर के बैठिए अपने साथ। ठीक है। ये बिल्कुल भी वो जो नहीं कर। फिर उसके बाद 1900 में तीन साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम आपको मालूम है कि एरिक वॉन शेमार्क थे। ठीक है। कार्ल कॉरेंस और ह्यूगो डिग्री थे। तीन साइंटिस्टों ने जो है इंडिविजुअली अपना काम किया और फिर उनको जिस नतीजे पर पहुंचे, उन्होंने जो नतीजा निकाला वो नतीजा बिल्कुल मेंडल के जैसे नतीजे के थे। और उन्होंने फिर कहा कि मेंडल ही जो है, मेंडल के नियम ही हम लोगों को मिले हैं, सारा का सारा मामला बिल्कुल मेंडल के जैसा ही। फिर उन्होंने रीमेंडलिज्म की नींव डाली। उन्होंने मेंडल के नियमों को फिर से, मेंडल की जो हाइपोथेसिस थी उसको फिर से एक नियम के फॉर्म में बदला था कॉरेंस ने। ठीक है। तो इन द 1900 इन द 1900 थ्री साइंटिस्ट, ये सारी बातें आपने देख ली थी। और उसके बाद आपने ये देखा था कि ये लिखा हुआ ना, ये कि this led to discovery the structure of the nucleus that appear to be double divided just before each cell division। यहाँ पर सेल डिवीजन की बात की जा रही है। उसके बाद माइक्रोस्कोप वगैरह की भी डिस्कवरी हो गई थी, जिसकी वजह से सेल डिवीजन की जो है अलग अलग स्टेजेस को बहुत अच्छे से देखा गया था। और वहां पर फिर माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद उन्होंने ये देखा था कि जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन यहाँ पर उन्होंने देखा था क्रोमोसोम नाम का स्ट्रक्चर देखा था। क्रोमोसोम का मतलब ही होता है बेटा कलर्ड बॉडी। क्या होता है कलर्ड बॉडी? एज दे वर विजुअलाइज बाय द स्टेनिंग, स्टेनिंग के थ्रू ही हम क्रोमोसोम्स को देख सकते हैं। बाय द 1902 द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग द मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट। ठीक है। आपने देखा है कि प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है, मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, इनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, टीलोफेज फर्स्ट में क्या होता है। ये सारी चीजें आपने सेल डिवीजन वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से देखी हैं। और मियोसिस के बारे में आप जानते हैं कि आपका एक रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है भाई। क्रोमोसोम्स, यहाँ पर इस बात को बहुत अच्छे से समझना। ये लिखा हुआ कि वाल्टर सटन एंड थियोडर बोवेरी noted that behavior of the chromosome was parallel to the behavior of the gene। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा क्रोमोसोम्स का जो बिहेवियर है वो जीन्स के बिहेवियर के बिल्कुल पैरेलल है, बिल्कुल एक जैसा है। एंड यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ। ठीक है। क्रोमोसोम्स के मूवमेंट को उन्होंने इस्तेमाल किया मेंडल्स के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए। इस बात को समझिए। अब देखिए यहाँ पर क्रोमोसोमल थ्योरी को समझना है तो आपको मेंडल्स के नियम में से एक नियम आपको आना बहुत जरूरी है, और वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है। अगर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं आता है तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा बच्चे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि टू एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ, हमने कहा 5.3 टेबल की बात यहाँ पर की गई है। ये देखिए 5.8 है। इससे पहले क्या है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ठीक है। Recall that you have studied the behavior of chromosome during the mitosis, that is the equational division, and during the meiosis, that is the reductional division. The important thing to remember are that chromosomes as well as genes occur in pairs। ये बात को बहुत हमेशा याद रखना है। बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये क्रोमोसोम बना दिए, ये क्रोमोसोम बना दिए, तो इनको कहते हैं ये दो क्रोमोसोम है। एक्चुअली ये दो नहीं है, ये एक क्रोमोसोम है, क्योंकि एक क्रोमोसोम है तो इसका एक होमोलोगस पेयर होता है। समझ में आई बात? ये जो क्रोमोसोम आपको दिख रहा है, ये जो क्रोमोसोम जो दिख रहा है, इसका एक होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम तब इसको हम सिंगल क्रोमोसोम कंसीडर करते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि जब ये क्रोमोसोम ऐसा होता है तो डिवाइड होने से पहले,
यानी मियोसिस में जाने से पहले ये अपना एक सिस्टर क्रोमेटिड भी बनाता है। ये अगर ये ओरिजिनल क्रोमोसोम है तो ये अपना सिस्टर क्रोमेटिड बनाएगा, तब जा करके इससे जो है आपका ये क्रोमोसोम इससे आपका ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम गैमेट के फॉर्म में अलग हो जाता है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, सिंपल से इसमें कोई रूल है नहीं। एंड द टू एलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन द होमोलोगस साइट्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। ये बात आपको समझिए, दो एलील जो होते हैं, ठीक है, ऑफ अ जीन पेयर के जो दो एलील्स होते हैं वो हमेशा होमोलोगस साइट्स पर होते हैं, मतलब एक तरफ होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर होंगे। जैसे यहाँ पर सिंपल सा एक स्ट्रक्चर वो दिखाया गया है, पूरा का पूरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में देखिए, जब गैमीट्स क्या होते हैं बेटा, अलग होते हैं, आपको मालूम है, जब गैमीट्स अलग होते हैं तो अपने अपने इंडिविजुअल कैरेक्टर को लेकर के अलग होते हैं, उनकी मिक्सिंग आपस में नहीं होती, इसी को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। आप जीवन फेज में आप देख रहे हो, जीवन फेज में देख रहे हो, ये जीवन फेज आपका कौन सा फेज होता है बेटा, ये इंटरफेज वाली स्टेज है, G1 S और G2। जीवन के बाद S आता है, इसके बाद G2 आता है, ये G2 आप देख लो। फिर मियोसिस फर्स्ट में आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम ये है, दूसरा क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये, दूसरा क्रोमोसोम ये। तो आप यहाँ पर देख रहे हो येलो कलर है, रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, ग्रीन कलर है, ठीक। फिर अब यहाँ पर मियोसिस, ये एनाफेज फर्स्ट है। कौन सा फेज है बेटा, एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट के बाद आप जानते हैं कि एनाफेज फर्स्ट कंप्लीट होगा, एनाफेज फर्स्ट कंप्लीट होगा, फिर टीलोफेज आएगा, टीलोफेज आने के बाद फिर से इंटरकाइनेसिस होगी, ठीक है, इंटरकाइनेसिस होगी मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के दौरान। फिर उसके बाद आपका फिर से मियोसिस सेकंड जब चालू होगा तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। एनाफेज स्टेज में क्या होगा कि अब यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम्स थे आपके वो अलग हो चुके थे, ठीक है। इसीलिए देखिए क्लास 11th में जब हम आपको सेल डिवीजन पढ़ा रहे थे वहां पर बहुत डिटेल में पढ़ाया था। यहाँ पर देखिए ये जो सेंट्रोमियर था, ये सेंट्रोमियर था, कह सकते हैं यहाँ से अलग होकर के दो अलग अलग पेयर में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब फिर उसके बाद जब गैमीट बनेंगे तो ये गैमीट आप देखिएगा, ये सिंगल 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 अलग हो गए हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर जो है आपको पेयर में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर पेयर में नहीं है, यहाँ अलग अलग। तो ये सारे के सारे जो गैमीट हैं वो आपके किस नेचर के हैं, ये हैप्लॉइड नेचर के आपके गैमीट हैं। ये दिखाता है आपको क्या, ये दिखाता है आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस चीज को ऐसे समझिए। अगर हम मियोसिस को दिखाते हैं तो यहाँ पर मियोसिस में आप देखिए कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कितना है, 2n है, ठीक है। जो क्रोमोसोम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये क्या है, 2n है बेटा, डिप्लॉइड है, ठीक है, ये क्या है, डिप्लॉइड है। और अमाउंट ऑफ जो क्रोमोसोम है, अमाउंट ऑफ डीएनए वो कितना है, 2c। यहाँ पर इंटरफेज स्टेज में क्या हो रहा है, इंटरफेज स्टेज में सिंथेसिस हो रही है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम ही रहेंगे, लेकिन अमाउंट ऑफ जो डीएनए है, अमाउंट ऑफ जो क्रोमोसोम है वो क्या हो गया बेटा, डबल हो गया। यानी कि यहाँ सिंगल था तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर डबल हो गया, ठीक है, ये डबल हो गया। उसी तरीके से ये वाला भी, इसका जो होमोलोगस पेयर था ये भी अपने आप को क्या कर लिया, डबल। अब जब यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन हो रहा है, मतलब फर्स्ट डिवीजन का मतलब यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है आपका मियोसिस फर्स्ट। अब इस मियोसिस फर्स्ट जो हो रहा है तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग हो गए, दोनों अलग अलग हो गए। अब उसके बाद सेकेंड डिवीजन जब होगा, यानी कि यहाँ पर जो मियोसिस सेकेंड हो रहा है, मियोसिस सेकेंड में आप देखिए कि ये जो यहाँ पर सेंट्रोमियर से काइनेटोकोर से ये जो 4 क्रोमेटिड आपके लगे हुए थे, बीच से क्या हो गया बेटा, बीच से ये अलग जब हो गया तो ये आपका ये अलग हो गया, ठीक है। हालांकि ये भी 1n था, ये भी 1n है, तो यहाँ पर ये जो 2n से 1n हुआ, तो ये वाला जो मियोसिस फर्स्ट है आपका, ये मियोसिस फर्स्ट आपका रिडक्शनल डिवीजन कहलाया कि नहीं कहलाया, ये आपका रिडक्शनल डिवीजन है। लेकिन जो मियोसिस सेकंड आप देख रहे हो, इस मियोसिस सेकंड की खास बात ये है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। ये हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड है, बट अमाउंट ऑफ जो डीएनए है उसके अंदर क्या हो गई है बेटा, उसके अंदर रिडक्शन हुआ, रिडक्शन उसके अंदर हुआ, ठीक है। आप यहाँ से चले थे 2c से चले थे, 2c से आपने 4c बनाया इंटरफेज स्टेज में, फिर उसके बाद 4c से आपने 2c बनाया मियोसिस फर्स्ट के बाद, और फिर मियोसिस सेकंड के बाद आपने
2C को 1C बना दिया, मतलब अमाउंट ऑफ जो डीएनए था वो जस्ट हाफ होता चला गया हर एक स्टेज में। लेकिन यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट का मियोसिस सेकेंड में जब एंटर होना होता है तो आप देखते हैं कि अमाउंट ऑफ या नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ये 1n है तो यहाँ पर भी 1n ही है। मतलब मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोडक्ट बनता है हमारा वो हैप्लॉइड नेचर का होता है, और मियोसिस सेकेंड का जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो भी हमारा हैप्लॉइड नेचर का होता है, मतलब वो भी क्रोमोसोम हमारा हैप्लॉइड ही है। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका सर मियोसिस के बारे में है। सर ठीक, जितने अब क्रोमोसोम सर जितने हाँ, क्रोमोसोम जीवन फेज में होंगे उतने ही सेल डिवीजन पूरा होने के बाद मतलब जो नई सेल बनेंगी डॉटर सेल उसमें भी उतने ही होंगे। आप कह सकते हैं। ठीक है सर। बिफोर डिवीजन की बात करना, जीवन की बात अगर कर रहे हो तो बिफोर एंटरिंग इनटू द डिवीजन, उसके बाद ही ये बात आपकी पूरी तरीके से सही हो पाएगी। मतलब क्रोमोसोम्स तो सर कभी कम ही नहीं होंगे, नहीं बढ़ेंगे। अरे भैया, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये बताओ, ये अभी सिंगल ही है ना, यस सर। ये तो सिंगल है ना, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 4 है। हाँ नहीं सर, एक ये डॉटर सेल में तो उतने ही होंगे ना, जो मतलब जो पहले वाली सेल में जितने क्रोमोसोम थे नई डॉटर सेल में भी उतने क्रोमोसोम होंगे। देखो बेटा, पहली वाली सेल बिफोर डिवीजन उसका उसकी कंडीशन ये है। यस सर। अब क्रोमोसोम तो 2n है लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम 1n हो जा रहा है। तो सर कम होंगे क्रोमोसोम। बिल्कुल कम हो रहे हैं। यहाँ पर स्टेज कैसी है, डिप्लॉइड है। यस यहाँ सर। पर स्टेज कौन सी है, हैप्लॉइड है। यस सर। ठीक। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा और देखिए आप, मियोसिस को हम अगर आपको दिखाएं तो मियोसिस कुछ इस तरीके से, मियोसिस कह रहे हैं, माइटोसिस आपको कुछ ऐसे दिखता है। ये माइटोसिस वाला फेज है, आप देख रहे हो। माइटोसिस और मियोसिस को पैरेलली यहाँ कंपेयर किया गया है। आप यहाँ पर देखिए बहुत आसानी से, माइटोसिस क्या होता है बेटा, ये इक्वेशनल डिवीजन होता है, देयर विल बी नो रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ द डीएनए। तो ये पेरेंट सेल है, डीएनए रेप्लिकेट किया, 2 डॉटर सेल्स बनी, और सबके अंदर जो अमाउंट ऑफ डीएनए है सेम रहता है, अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम जो रहता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है वो बिल्कुल सेम रहता है। मियोसिस में क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर आप देख लीजिए डीएनए रेप्लिकेट किया, यहाँ पर देखिए सिंगल 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 स्ट्रक्चर है, ये देखिए। यहाँ पर आप थोड़ा गौर करेंगे, यहाँ पर आपको डबल स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, ये ठीक। फिर इनका डिवीजन होता है तो ये डबल के पेयर में अलग हो जाते हैं, सिंगल के पेयर में 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, और फिर इनका गैमीट का फॉर्मेशन होता है, तो ये बन गई आपकी 4 डॉटर सेल्स यहाँ पर बन करके तैयार हो। तो ये इतना छोटा सा डिफरेंस होता है। वही चीज यहाँ पर भी दिखाई गई है, यहाँ पर ये जो जर्म सेल्स हैं एक्चुअल में दे आर द गैमीट, दे आर द गैमीट। और गैमीट हमेशा बनता है मियोसिस सेकेंड के बाद ही, मियोसिस फर्स्ट के बाद गैमीट नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ पर दिखा गया मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन इन द सेल with 4 chromosomes. Can you see how chromosomes segregate when germ cells are formed? किस तरीके से जो है क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं, अलग होते हैं। तो आपको मालूम है कि एक टाइम आता है जिसमें आप देखते हो प्रोफेज, मेटाफेज। मेटाफेज में जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं सब इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन हो जाते हैं, इस तरीके से, याद आया आपको। ठीक है, ये इक्वेटोरियल प्लेट आप यहाँ पर मान लीजिए, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं इसके इस इक्वेटोरियल प्लेट पर जाकर के यहाँ पर लग जाते हैं, इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से लग जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स ऐसे लगे होते हैं। एनाफेज स्टेज में क्या होता है कि ये स्पिंडल फाइबर्स इस क्रोमोसोम को अपनी तरफ ऐसे खींचते हैं। जब अपनी तरफ खींचेंगे तो सेंट्रोमियर के अंदर खिंचाव आएगा। जब सेंट्रोमियर के अंदर ऐसे खिंचाव आएगा तो सेंट्रोमियर बीच में क्या हो जाएगा, 2 में स्प्लिट हो जाएगा। जब स्प्लिट हो जाएगा तो वो जो सिंगल क्रोमोसोम था, अब वो सिंगल क्रोमोसोम क्या हो गया, डबल क्रोमोसोम में बदल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद एनाफेज आया, फिर टीलोफेज आया। टीलोफेज के साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी होती है। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा कि फिर से जो है आपका सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, फिर एक सेल अलग हो जाएगी अपने आप को लेकर। ठीक है, जिन बच्चों ने क्लास 11 में पढ़ा है सेल बायोलॉजी हमसे, वो अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे। अब यहाँ पर देखिए बेटा, दूसरी चीज, कंपेरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। कंपेरिजन बिटवीन दी बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स और जीन्स के बीच का क्या जो है कंपैरिजन है। तो एक्चुअल में दोनों, चाहे इसका क्रोमोसोम मान लीजिए चाहे इसको जीन्स मान लीजिए, दोनों एक ही बात है। तो आप देखिए ये दोनों क्या है, पेयर में होते हैं हमेशा, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन एंड
such that only one of each pair is transmitted to a gamete। और कोई एक पेयर जो होता है वो एक पेयर आपकी गैमेट के फॉर्म में जो है ट्रांसमिटेड होता है। ये इंडिपेंडेंटली जो होते हैं सेग्रीगेट करते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, और वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अनदर पेयर। क्या कहा यहाँ पे? कहा यह गया कि वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। जो दूसरा पेयर है उससे जो दूसरा वन पेयर है वो अपने आप को एक वो इंडिपेंडेंटली ही सेग्रीगेट करता है, उसमें कोई जो है एक साथ नहीं रहता है। एक चीज आप जान लीजिए कि जो हमारा 9:3:3:1 का रेशो आता है, ये जो रेशो आता है ये आपके लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को दिखाता है। अगर कोई भी क्रॉस इससे वेरी कर रहा है, कोई भी क्रॉस अगर इससे वेरी कर रहा है, जो इसका रेशो जो जीनोटिपिक रेशो इससे अलग आ रहा है, फिनोटिपिक रेशो इससे अलग आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काम नहीं करता बिल्कुल भी, वो डेविएशन ऑफ द मेंडलिज्म में आ जाता है। यहाँ पर आप देखिए ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये डायग्राम आप देख रहे हो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ द क्रोमोसोम को किस तरीके से इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट हो रहा है। तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ पॉसिबिलिटी 1 है, ये पॉसिबिलिटी 1 दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी 2 दिखा रहा है। पॉसिबिलिटी 1 में दिखा रहा है कि 1 लॉन्ग ऑरेंज एंड 1 शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम, लॉन्ग ऑरेंज और लॉन्ग ये शॉर्ट ग्रीन, ये दोनों एक साथ हैं, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एक साथ हैं, एक ही पोल पर हैं। ये मियोसिस फर्स्ट का कौन सा स्टेज है बेटा? एनाफेज स्टेज है। कौन सा स्टेज है? एनाफेज स्टेज। क्लियर हो गई बात? उसके बाद 1 लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम, ये देखिए यहाँ ऑरेंज के साथ ग्रीन था, यहाँ ऑरेंज के साथ क्या है? रेड। यहाँ येलो के साथ ग्रीन है, यहाँ येलो के साथ क्या है बेटा? रेड है। ठीक है, इस डिफरेंस को आप समझिएगा। बाकी सारी कहानियां आप देखिए बिल्कुल सेम सिनेरियो में चल रही हैं। मियोसिस सेकेंड होता है, मियोसिस सेकेंड में क्या होगा भाई? ये दोनों क्रोमोसोम से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे एक सेल के अंदर, और फिर इनके अंदर ये जो सेंट्रोमियर है ये भी स्प्लिट होकर के सिंगल फॉर्म में अलग होंगे। ये चीज यहाँ पर भी चल रही है, और फिर जर्म सेल्स अलग हो जाएंगे। तो आप जर्म सेल्स देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 4 इसके हो गए, 4 इसके हो गए। यहाँ पर इनका जर्म सेल्स अलग हो रहा है। ये जो दिखा रहा है बेटा ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को दिखा रहा है, ठीक है। इस चीज को आप ऐसे समझिए, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इस पॉइंट को लिखिएगा आप लोग, मैं जो बताने जा रहा हूँ कि ऑलवेज क्रोमोसोम्स एंड जीन्स occurs in pairs, always chromosomes and genes occurs in pairs, ठीक है, occurs in pair। अब जैसे मान लीजिए कि एक क्रोमोसोम ये क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, ठीक है, इसके ऊपर जो जीन है वो जीन कौन सा है? जीन ए, और इसके पास जो जीन है वो जीन बी है। मेंडल ने कहा था कि दोनों अलग अलग रहेंगे, दोनों अलग अलग रहेंगे, तो यहाँ पर जो रेशो आएगा वो आएगा 9:3:3:1, ये रेशो आएगा। और इस रेशो के आने के बाद ये रिप्रेजेंट करता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ ठीक है, ये क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। लेकिन आप ये बताइए कि इस तरीके से ये जीन अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के फॉर्म में। अगर यही क्रोमोसोम आपका, ये क्रोमोसोम ए है, मतलब पहला क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम,
तो जो जीन अलग अलग जगह पर है, अगर ये सेम क्रोमोसोम पर आ गया तो क्या होगा? अगर ये सेम क्रोमोसोम पर आ गया तो यहाँ पर दोनों जीन जो होगा कंप्लीटली या कंप्लीट इंडिपेंडेंसी शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये अलग अलग क्रोमोसोम्स पर हैं। इसलिए ये क्रोमोसोम नंबर 1 पर है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 पर है। जीन ए और जीन बी दोनों अलग अलग क्रोमोसोम्स पर मौजूद है, प्रेजेंट है। इसलिए यहाँ पर ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंसी शो करते हैं, इसीलिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। लेकिन अगर यही जो जीन्स हैं, अगर यही जो जीन्स हैं, ये जीन ए क्रोमोसोम के किसी लोकस पर और जीन बी क्रोमोसोम के किसी लोकस पर, सेम क्रोमोसोम के किसी लोकस पर अगर अवेलेबल हैं, तब ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंसी शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं इंडिपेंडेंसी शो करेंगे? क्योंकि भाई जहां ए जाएगा वहीं हो सकता है बी भी जाए साथ में, क्योंकि सेम लोकस पर है ना बेटा, ये सेम लोकस पर है। बिल्कुल वैसे ही बात है कि आप एक नाव में सवार हो, आप एक नाव में सवार हो, 4 लोग सवार हो, तो भैया ये नाव जहां जाएगी 4 लोग उस वहीं पर जाओगे ना। ऐसा तो नहीं है इनमें से 2 बंदों को आपने बीच नदी में फेंक देना है, सर ऐसा क्रॉसिंग तो नहीं ओवर। करोगे, है ना? ऐसा तो नहीं करोगे। वो बात की बात है बेटा, समझाएंगे, पहले ये बेसिक समझ लो, ठीक है? ठीक है, ऐसा तो होगा। लेकिन हाँ, अगर ये और ये बहुत दूर दूर हैं, तब ये हो सकता है इंडिपेंडेंसी शो कर सकते हैं एक्सट्रीम पर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पॉइंट को कि बोथ जीन्स, समझने के लिए मैं बहुत बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ, आपको परेशान नहीं होने की जरूरत है। बोथ जीन्स डज नॉट शो complete independency except genes present on extreme position of chromosome। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब क्या हुआ? ये जीन ए यहाँ पर हो और जीन बी यहाँ पर हो, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, तब यहाँ पर जो है इंडिपेंडेंसी शो होगी। लेकिन अगर जीन इस तरीके से सेम क्रोमोसोम पर है, ए और बी जीन यही क्रोमोसोम नंबर 1 पर अवेलेबल है, तब ये जो है बेटा कभी भी कंप्लीट इंडिपेंडेंसी शो नहीं करेंगे। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। आगे देखिए, अब बताइए कि अब ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंसी नहीं शो कर रहे हैं ए और बी। ए और बी हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। अब जब साथ रहना चाहते हैं तो इसी फिनोमेना के को ही तो हम क्या बोलते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। और मॉर्गन ने इसी रिलेशनशिप को कहा था लिंकेज। क्या कहा था मॉर्गन ने? इसी रिलेशनशिप को मॉर्गन ने कहा था लिंकेज। इज इट क्लियर? मतलब कुल मिला के ये कहने का है कि they have some relationship, that is they have some relationship, या हम कह सकते हैं कि इसी को हमने कहा था लिंकेज, या आप इसको ऐसे लिखिए कि लिंकेज शो only those genes which present on same chromosome। भाई देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, हमारी तरफ ध्यान से देखिए सब लोग, बड़ी सीधी सी बात है। आपकी क्लास में पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं, आप सब दोस्त हो, क्लास आपकी सेम, मतलब क्रोमोसोम आपका सेम,
पोजीशन आपकी अलग अलग है। आप क्या, आपकी क्लास क्या है, एक क्रोमोसोम, और आप सारे बच्चे क्या हो, उस क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हो, मतलब उस क्लास की क्रोमोसोम हो, और उस क्रोमोसोम में हर हर मतलब आप जीन हो, और हर हर उस जीन की जो पोजीशन है उस क्लास में क्या है बेटा, अलग अलग। ये आप ये मान लीजिए कि ये आपकी क्लास है, ये मान लीजिए ये आपकी क्लास, ये आपकी क्लास है क्रोमोसोम में, ठीक है, और इसमें आपकी पोजीशन अलग अलग है। जैसे प्रियांशिक पोजीशन अलग है, सलोनी अलग है, सुहानी अलग है, ठीक है, ये अंकुर अलग है, धनंजय अलग है, और दीप्ति अलग है, और भी जो बच्चे हैं पलक है और कीर्ति है, सबकी क्लास एक ही है, क्रोमोसोम सेम है, लेकिन ये जो जीन है PSSADDPK, ये जो जीन्स हैं, जीन्स की पोजीशन सेम क्रोमोसोम पर क्या है बेटा, अलग अलग है। आप सब दोस्त तो हो, आप सब दोस्त हो, लेकिन दोस्ती के अंदर जो बॉन्डिंग है वो किसके किसके करीब में ज्यादा होगी। जैसे ये P और S के बीच में ज्यादा होगी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। इस P का और इस जो है कि ये K का जो है, इसके बीच का जो बॉन्डिंग होगी वो बहुत ही कम होगी। मतलब जितनी ज्यादा दूरी होगी बॉन्डिंग उतनी कम होगी, जितनी लोग करीब रहेंगे उतनी ज्यादा बॉन्डिंग होगी। ये सारे कंसेप्ट आपको आगे समझ में आएंगे। लिंकेज इसी को कहते हैं। मतलब कुल मिला के यहाँ पर ये जो P और S के बीच में जो लिंकेज होगा वो ज्यादा होगा क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, कम है, लेकिन P और K के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए इनके बीच का लिंकेज क्या है, बहुत कम है। ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो लिंकेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैं अभी आपको समझाता हूँ एक चीज। अब देखिए यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाली बात है, आप उसको ऐसे समझिए, इसको मैं दोबारा समझा रहा हूँ, इसको समझ लीजिए आप, क्योंकि बिना इसके समझे क्रॉसिंग ओवर लिंकेज को समझ पाना असंभव है। या देखिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात हम बता रहे थे आपको, तो समझिए, जैसे मान लीजिए कि एक क्रोमोसोम है आपका, ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्या क्या क्रोमोसोम नंबर 1, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, और ये क्रोमोसोम नंबर 2, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है। अब भैया अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, तो हम ये तो अच्छे से जानते हैं भाई इसका पेयरिंग तो होगा, होमोलोगस पेयर होगा, तभी इसको कंप्लीट माना जाएगा। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था कि ऑलवेज क्रोमोसोम्स एंड जीन्स अकर्स इन अ पेयर, सटल एंड बवेरी ने यही बताया। तो इसका अपना जो है एक होमोलोगस होगा ये, और इसका अपना होमोलोगस होगा ये। अब इसको दोनों को मिला करके ये क्रोमोसोम नंबर 2 मान लो, ये क्रोमोसोम नंबर 1 मान लो, ठीक, स्टेप बाय स्टेप बनाते हुए चलिए। ये क्रोमोसोम हो गया आपका, इस क्रोमोसोम पर, इस क्रोमोसोम पर यहाँ पर कौन सा होगा, जीन ए, ठीक है, और इस पर होगा जीन स्मॉल ए, यहाँ पर जीन होगा बी, और यहाँ पर होगा जीन स्मॉल बी। इसका रिसेसिव ट्रेट तो रखेंगे ना साथ में, ठीक है। अब देखिए हमेशा जो क्रॉसिंग ओवर वाली बात होती है, जैसे क्रॉसिंग ओवर वाली जो बात होती है, आपने क्रॉसिंग ओवर पढ़ा है, क्रॉसिंग ओवर हमेशा जो है कभी सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में नहीं होती है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होती है, आपने इसको पढ़ रखा है ना, कहाँ पर होती है बेटा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होती है, कभी सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में नहीं होती। अब आप सवाल बोलोगे कि सर क्यों नहीं होती है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच, सर वेरिएशन नहीं हो पाएगा, वेरिएशन नहीं हो पाएगा ना, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब जैसे एक एनसीईआरटी तुम्हारे पास है 12th की सेम एडिशन की, एक एनसीईआरटी जो है प्रियांशु के पास है, दोनों एनसीईआरटी लिए हुए हो। अब एनसीईआरटी का पहला चैप्टर निकाल करके तुम प्रियांशु के एनसीईआरटी में डाल दो और उसका पहला चैप्टर निकाल करके तुम अपने एनसीईआरटी में लगा दो, बताओ क्या फर्क आएगा।
भाई खाली किताब तुम्हारी खराब दिखने लगेगी देखने में, लेकिन कंटेंट के अंदर कोई फर्क आएगा? नहीं। कंटेंट में तो कोई फर्क नहीं आएगा। इसलिए भाई सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर करवा करके मुझे कोई फायदा नहीं मिलता है। हाँ, अगर सन 2004 की 5 की एनसीईआरटी है और 2015 की 2021 की एनसीईआरटी है, दोनों के चैप्टर 2 या चैप्टर 3 या चैप्टर 5 के बीच में अगर हम क्या करवाएंगे, एक्सचेंज करवाएं, 2005 के एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर निकाल करके 2021 के एनसीईआरटी में डालो, 2021 का निकाल करके 2005 वाले में डालो, तब यहाँ पर हम कह सकते हैं हाँ क्रॉसिंग ओवर होगा, क्योंकि दोनों के कंटेंट में डिफरेंस है। यस सर। दोनों कंटेंट में डिफरेंस है। तो यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि हमेशा जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो इसमें होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में होगा, सिस्टर क्रोमेटिड में नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर हमेशा जो हम कंडीशन लेते हैं वो हेटेरोजाइगस की कंडीशन लेते हैं, ठीक है? कौन सी कंडीशन से? हेटेरोजाइगस की कंडीशन। लेकिन अब आप एक बात बताइए कि ये जो कंडीशन आपको दिख रही है, अभी इससे तो हम गैमीट नहीं बना सकते ना भाई, कि बन जाएगा गैमीट? अभी यहाँ गैमीट नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि गैमीट बनाने के लिए ये सिंगल सिंगल आपको क्रोमेटिड चाहिए, क्रोमोसोम चाहिए। तो यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर होगा ये कि ये जो आपका ये क्रोमोसोम है, ये बिफोर द डिवीजन ये बेटा क्या करेगा, ये अपना एक सिस्टर क्रोमेटिड बनाएगा। ये तुम लोग अपना बनाते हुए चलना, ये सिस्टर क्रोमेटिड बनाएगा, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड बनाएगा अपना, या होमोलोगस पेयर बनाएगा। फर्स्ट ये अपना होमोलोगस पेयर बनाएगा, ये अपना होमोलोगस बनाएगा, ये अपना होमोलोगस बनाएगा। ये दोनों क्या हो गए भाई, ये और ये दो क्रोमेटिड आपको दिख रहे हैं। यस ये सर। क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड, ये दोनों आपके हो गए भाई सिस्टर क्रोमेटिड। ये आपके क्या हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड हो गए। लेकिन ये और ये दोनों आपके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो गए। ये दोनों आपके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो गए, ठीक है? अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पर कैपिटल ए है तो इसके पास भी आपका कैपिटल ए आ जाएगा, और यहाँ पर स्मॉल ए है तो इसके पास भी स्मॉल ए आ जाएगा। सेम लोकस पर आएगा। कभी आप स्मॉल ए को यानी कि ये जो ए यहाँ पर लिखो, इस ए को उठाकर यहाँ मत लिख देना अगर उसका जो है पेयर बना रहे हो। ठीक वैसे ही सेम टाइम पर क्या होगा भाई, सेम टाइम पर आप यहाँ पर देखो इसका पेयर बनेगा और फिर इसका भी पेयर बनेगा, ठीक है? यहाँ पर कैपिटल बी आएगा, यहाँ पर स्मॉल बी आएगा। यानी कि ये जो कंडीशन आप देख रहे हो, ये कंडीशन क्या है हमारी? ये कंडीशन हमारी है हेटेरोजाइगस की कंडीशन। ये है आपकी हेटेरोजाइगस की कंडीशन। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये कैसे लिखेंगे? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल, है ना? ये लिखेंगे कंडीशन। अब अगर हम इसका गैमीट बनाएंगे, ठीक है, अगर इसका हम गैमीट बनाएंगे तो क्या होगा? इसका बनाएंगे तो क्या निकलेगा? देखिए इसका, ये वाले इसका, 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 इसका और इसका, ये बनाएंगे हम। तो आप जब सेग्रीगेट होंगे, ये सेपरेट होंगे, तो आपको क्या दिखेगा? देखो जरा, सेपरेट होंगे तो ये दिखेगा। ये कंडीशन आपको दिखेगी। सब अलग हो गए हैं, सबके सब अलग हो गए। अब सबके पास क्या होगा अपना? देखो कैपिटल ए इसके पास था, कैपिटल ए इसके पास था, ठीक, और फिर स्मॉल ए इसके पास है, स्मॉल ए इसके पास, कैपिटल बी जीन यहाँ पर है, कैपिटल बी जीन यहाँ पर है, स्मॉल बी जीन यहाँ पर है, स्मॉल बी जीन यहाँ पर।
ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन आपकी कैसे बन सकती है अगर हम गैमीट बनाएंगे। वैसे तो आपको फॉर्मूला पता ही है कि गैमीट कितने बनेंगे। यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना है, 2 है, 2 टू 4 बनेंगे। 4। फोर। यहाँ पर 4 गैमीट बनेंगे, ये आपको मालूम है, यहाँ पर ट्रिक जाना है, 4 गैमीट यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, 4 गैमीट यहाँ पर बनेंगे। यहाँ पर इंडिपेंडेंटली कैसे असॉर्ट हो रहा है आप इधर देखिए। तो भैया यहाँ पर एक कंडीशन आपकी ये बनेगी, ये वाला जो कैपिटल ए है यहाँ से तो एक ही आएगा ना ए, यहाँ पर एक ए ये आएगा, यहाँ पर बी आएगा, यहाँ पर बी सॉरी स्मॉल बी आएगा। अब ये कैपिटल एक कैपिटल ए एक कैपिटल बी के साथ जा सकता है, एक कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ जा सकता है, फिर ये स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ जाएगा, फिर स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ जाएगा। तो 4 आपके गैमीट बन करके तैयार मिलेंगे। ये 4 गैमीट आप देखिए इधर बना लीजिए, 1 2 3 4। आपका ये कैपिटल ए किसके साथ जा सकता है बेटा, कैपिटल बी के साथ जा सकता है। फिर आपका कैपिटल ए किसके साथ जाएगा बेटा, स्मॉल बी। स्मॉल बी के साथ जाएगा। ठीक, और फिर आपका स्मॉल ए किसके साथ जाएगा, कैपिटल बी के साथ। और फिर ये स्मॉल ए हमारा स्मॉल बी। किसके साथ जाएगा, स्मॉल बी के साथ। ये 4 गैमीट आपको बनते हुए दिखाई पड़े। अब इनका जो रेशियो आया वो क्या आएगा, 1:1:1 का रेशियो आया है। ठीक है, अब आप इसको जब पेरेंटल जनरेशन के रिसेसिव ट्रेट्स अगर क्रॉस करवाएंगे तब भी आपको रेशियो सेम मिलेगा। पेरेंटल जनरेशन के किससे करवाएंगे आप, रिसेसिव ट्रेट से करवाएंगे, तब भी आपको क्या मिलेगा, रेशियो सेम मिलेगा। चलिए जल्दी बनाइए, जो रेशियो आएगा वो रेशियो क्या होगा बेटा, 1:1:1:1। सर आपने वो सेल बायोलॉजी की थी क्लास उस टाइम? बेटा जब तुमने कल मैसेज पढ़ लिया तो ये सवाल पूछने में क्या औचित्य लगता तो मेरे को लगा आप कैसे क्लास की है। मेरी तुम्हारी बात हुई थी ना उससे, मेरी तुम्हारी बात हुई थी ना उससे। अब ड्यूरिंग क्लास ये सारी बातें कर इररिलेवेंट, ये ठीक बात नहीं है ना। जी अब मान लेते हैं एक दूसरी कंडीशन आती है। दूसरी कंडीशन क्या आती है दरअसल, अब हम आप हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। देखिए लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर की बात हम यहाँ करने जा रहे हैं।
जस्ट मिनट बेटा। अब देखो, जब सारे जीन एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हों तब हम कहते हैं कि वो जीन हमारा लिंक्ड जीन है। तो हमारा जीन कैसा है? लिंक्ड जीन है। तो लिंकेज को पढ़ने से पहले हम आपको कुछ एक दो बात और बता रहे हैं, वो जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कपलिंग एंड रिपल्शन वाली बात यहाँ, जिसको जो है किसने बताया था बेटा? बताइए। कपलिंग और रिपल्शन के बारे में सुना है, पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा है, एनसीईआरटी में भी नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पर पढ़ना जरूरी है। चलो, इसको पढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। लिंकेज में लिखिएगा कि दिस इज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन। लिंकेज में लिखिएगा दिस इज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन। दिस इज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन। जीन्स का जो होता है ये फिजिकल एसोसिएशन होता है। दूसरा पॉइंट, इसमें हम ये पढ़ेंगे टेंडेंसी ऑफ जीन टू इनहेरिट टुगेदर। एक साथ जो है ये इनहेरिट करेंगे। ठीक, देखिए ये जो लिंकेज था सबसे पहले देखा गया था किसके थ्रू? ये देखा गया था बैटसन और पुनेट के द्वारा। बैटसन और पुनेट ने सबसे पहले लिंकेज देखा था, लेकिन टर्म लिंकेज दिया था मॉर्गन। बात सुनना, बैटसन और पुनेट ने सबसे पहले लिंकेज का फिनोमेना देखा था। किसके अंदर देखा था? स्वीट पी के अंदर देखा था, जिसको हम बोलते हैं लेथायरस ओडोरेटस। और उसको उन्होंने क्या कहा था? उसको उन्होंने कहा था रिपल्शन। ठीक है, क्या कहा था? उसको उन्होंने कहा था रिपल्शन फिनोमेना या कपलिंग फिनोमेना, दोनों कहा। ठीक है, तो टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू इनहेरिट टुगेदर एंड लिंकेज वाज फर्स्ट सीन linkage was first seen by Batson and Punnett. बेटसन एंड पुनेट। ठीक है, इसके थ्रू देखा गया था, बेटसन और पुनेट के जरिए देखा गया था। तो बेटसन और पुनेट ने इसके बारे में बताया और एंड गिव कपलिंग एंड रिपल्शन फिनोमेना। ठीक है, जो प्लांट लिया था वो प्लांट था हमारा लेथायरस ओडोरेटस। प्लांट कौन सा हमारा? ये लेथायरस ओडोरेटस है। लेथायरस ओडोरेटस के क्या क्या लिए इन्होंने? सबसे लिया, पहले लिया इन्होंने फ्लावर का कलर, दूसरा क्या लिया? पॉलन साइज। फ्लावर का कलर और पॉलन साइज लिया। ठीक है, तो इन्होंने फ्लावर के कलर में दो कलर लिया, एक लिया ब्लू और एक लिया क्या? रेड। ठीक है, और पॉलन साइज में क्या लिया? दो लिया आपका, एक लॉन्ग पॉलन साइज
दूसरा कैसे लिया बेटा, राउंड। ऑब्वियस सी बात है कि जो लॉन्ग होगा वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा, और जो राउंड होगा वो कैसा होगा, वो रिसेसिव। इसी तरीके से फ्लावर का जो कलर है वो ब्लू है और कैसा है, रेड। तो ये जो ब्लू वाले के लिए जो जीनोटाइप आया वो क्या था बेटा, कैपिटल बी, कैपिटल बी, मतलब ये कैसा है, डोमिनेंट है। रेड वाले के लिए स्मॉल बी, मतलब ये कैसा है, रिसेसिव। लॉन्ग पॉलन के लिए कैपिटल एल, ये डोमिनेंट है। राउंड वाले के लिए स्मॉल एल, ये रिसेसिव। ठीक है, हाँ जी। देखिए अगर हम कपलिंग का फिनोमेना देखेंगे, कपलिंग का फिनोमेना देखेंगे, कपलिंग के फिनोमेना में आप देखिए, जैसे हमने पेरेंटल लिया बी बी एल एल, ठीक है, ये क्या आपका होमोजाइगस डोमिनेंट है, और फिर आपने क्या लिया बी बी स्मॉल एल, ये आपका होमोजाइगस। इसका जो F1 प्रोजेनी आएगा वो कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल एल स्मॉल एल आएगा। ठीक है, ये भी कैसा आएगा, पेरेंटल फिनोटाइप वाला कैरेक्टर यहाँ पर शो, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर हम इसका टेस्ट क्रॉस करेंगे, थोड़ा सा टेस्ट क्रॉस करो, देखो क्या आता है। टेस्ट क्रॉस करेंगे, टेस्ट क्रॉस में क्या होगा कि F1 का क्रॉस हम इससे करवाएंगे, रिसेसिव से करवाएंगे, F1 का क्रॉस हम रिसेसिव से करवाएंगे, तो हमें क्या क्या मिलेगा, जरा सा इसका रिजल्ट दीजिएगा। हमें मिलेगा ब्लू लॉन्ग, ब्लू राउंड, रेड लॉन्ग, रेड राउंड। ठीक है, रेशो क्या रहेगा आपका इसमें, 7 ये रहेगा, 7 ये रहेगा, 1 ये रहेगा, 1 ये रहेगा, बिल्कुल डिफरेंट आएगा। 1:1:1 का रेशो नहीं आया। ठीक है, इसके बाद अगर हम रिपल्शन को देखेंगे, हम रिपल्शन को देखेंगे तो रिपल्शन में क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल बी स्मॉल एल, स्मॉल बी, कैपिटल एल, क्या होगा ये, जो आपका होगा ब्लू राउंड, रेड और ये क्या लॉन्ग, होगा, रेड लॉन्ग, ये आपका रेड लॉन्ग। अब इसका जो क्रॉस करेंगे तो क्या जाएगा, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल, क्या है आपका ब्लू लॉन्ग। ठीक, अब इसका अगर टेस्ट क्रॉस करेंगे तो इसका रिजल्ट जो होता है वो बिल्कुल रिवर्स आएगा। क्या आएगा, आएंगे तो सभी इसमें ब्लू लॉन्ग, ब्लू राउंड, रेड लॉन्ग, रेड राउंड। परसेंटेज इसका क्या होगा, अलग अलग। यहाँ पर ये 1 और ये 1, ये 7, ये 6। ठीक, ये प्रॉब्लम, ये रिजल्ट हमारे पास।
तो ये जो लिंक्ड जीन्स हैं हमारे ना, इसका अरेंजमेंट अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। तो हम जो है आपको इन योर नेक्स्ट क्लास, इट मीन्स टुमारो, हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। जो आपके पहले तो हम सिस और ट्रांस अरेंजमेंट के बारे में बताएंगे, जीन्स का सिस और ट्रांस अरेंजमेंट क्या होता है वो बताएंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे ये इसको आप कैसे पढ़ोगे, कैसे समझोगे, एक्चुअल में लिंकेज होता कैसे है, ठीक है। ये चीज ये जो देख रहे हो ना, इससे बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है, तो सर ये है क्या, सर बड़ा टेंशन दिख रहा है। ये कुछ नहीं है, तुम लोग को पागल बनाने के लिए दिया गया है। तो इसको तुमको हम समझाएंगे ना तो कहोगे अरे सर ये तो इतना आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इसमें देखना, इसमें ये देखना, ये जीन वाई है, ये जीन डब्ल्यू है, दोनों पास पास में है। ये जीन डब्ल्यू है, जीन एम है, ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर है। ये डब्ल्यू प्लस है, डब्ल्यू ये एम प्लस है, ये सब दूर दूर है। डिस्टेंस देखो ज्यादा है, यहाँ डिस्टेंस है कम। जब डिस्टेंस कम है तो यहाँ पर पेरेंटल का परसेंटेज ज्यादा है। जब यहाँ पर जो है डिस्टेंस ज्यादा है तो पेरेंटल का परसेंटेज क्या है, कम है इसके कंपेयर में। और यहाँ पर देखो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगी, इसकी वजह से होता क्या है, रिकम्बिनेंट टाइप जो होता है वो ज्यादा दिखाई पड़ता है। यहाँ पर डिस्टेंस कम होने की वजह से क्रॉसिंग ओवर कम होती है, इसीलिए रिकम्बिनेंट का जो परसेंटेज है वो क्या होता है, वो आपका कम दिखाई देता है। बस सिंपल सी बात है, ज्यादा इसमें जो है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं लगाना है, समझे। बिल्कुल देख परसेंटेज देख, बस ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। कल थोड़ा सा और मैं इनके जो क्रॉसिंग ओवर समझाऊंगा अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग बनता